नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी जियोग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं भू आकृतियाँ और उनके विकास के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्रवाहित जल के निक्षेपण से कौन सी प्रकार की भू आकृतियाँ निर्मित होती हैं और भौम जल के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है, ये हम देखने वाले हैं। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रवाहित जल के अपर्दन के द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती है वो हमने देख लिया था। किस प्रकार से हमने देखा था कि प्रवाहित जल जो है अपनी युवावस्था में किस प्रकार की उथली वी आकार की घाटियाँ बनाता है ना, और फिर आगे चल के जब प्रौढ़ावस्था में आता है तो गहरी वी आकार की घाटियाँ बनाई जाती है। और जब हम देख रहे थे कि जब वो अपनी वृद्धावस्था में आ जाता है तो वहाँ पर विसर्प और बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है। ये सब हमने वो सब चीज़ें देख ली थी। गुम्फित नदियाँ हमने देख ली थी, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, प्लंज पूल्स है ना, पॉट होल्स, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए कल नदी वेदिकाएँ ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है जी, आज हम शुरू करने वाले ये निक्षेपित स्थल रूपों से। ये निक्षेपित स्थल रूप किसके, ये निक्षेपित स्थल रूप है प्रवाहित जल के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप जो है उनके निक्षेपण से बनते हैं। तो सबसे पहले आता है जलोढ़ पंख। देखिए जैसे ही पर्वत से नदी बाहर निकलती है पर्वतों से, तो जब वो पर्वत घाटियों से जब गुजरती है तो कल के लेक्चर के चित्र में मैंने दिखाया था कि ढाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और वो ढाल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर तेज़ गति से पानी नीचे की तरफ आता है और अपने साथ मोटे मोटे कंकड़ पत्थर और बालू, ये गाद वगैरह साथ में वो लेके आ जाता है। परंतु जैसे ही वो गिरिपाद, मतलब ये गिरिपाद है, यानी जहाँ पर जो पहाड़ है, पर्वत है, वो समाप्त होता है, तो उसके जो पैर होते हैं वहाँ पर, उसके गिरिपाद जो है वहाँ पर आते आते फिर इनकी थोड़ी ढाल जो है कम हो जाती है पर्वत की भी, और इनका जो है वेग भी जो है जल का कम हो जाता है। इसकी वजह से जो मोटा जो साथ में मलबा बहा के लाया जाता है वो वहाँ पर आके नदियाँ जो है वो वहाँ पर निक्षेपित कर देती है, और इसे ही कहते हैं जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन। देखिए ये मेंस में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि इनके बारे में आप लिखिए, बताइए ऐसे। ये सब प्रीलिम्स के बारे में काम आएंगे आपको, चाहे वो पीसीएस में काम आ जाए या फिर आपके इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में आपके काम आने वाले हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एलुवियल फैन जो है वो कहाँ बनता है, या इनमें से वो डिस्क्रिप्शन दे देगा कि एलुवियल फैन जो है वो क्या होता है। तो गिरिपाद जो है वहाँ पर बनता है एलुवियल फैन। देखिए इस प्रकार से फिर आके ये जमा हो जाती है, मोटा मोटा जो है ये गाद वगैरह यहाँ पर, क्योंकि बहाव नदी का यहाँ पर कम हो जाता है और आगे फिर ये बहने के योग्य रह नहीं जाते, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर एलुवियल फैन या जलोढ़ पंख को निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया। यही यहाँ पर लिखा गया है कि जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपाद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल करके फोटो में दिखा रखा है। ठीक है, साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती है। भारी व स्थूल मतलब मोटा मोटे आकार के नद्य भार जो होता है, नदी का भार वो लेके आते हैं ना अंदर से उसका। मंद ढालों पर नदियां ये भार वहन करने में असमर्थ हो जाती है तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है ना। इस प्रकार से आके निक्षेपित यहाँ पर कर देती है ना, जैसे ही वो मंद ढालों में उतरने लगती है। ठीक है, यही क्या होता है, जलोढ़ पंख होता है। ठीक है, और यहीं से फिर नदी जो है वो अलग अलग जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है, क्योंकि इधर तो गाद वाद इकट्ठा हो गई, फिर थोड़ी नदी थोड़ी सी इधर से निकल गई, थोड़ा सा एक वितरिका यहाँ से निकल गई, एक वितरिका यहाँ से निकल गई, और ये वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर भी एक दलदली जो है उस क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जब हम भारत का वो पढ़ेंगे भूगोल, और उसमें हम नदी के द्वारा जो मैदान पढ़ेंगे तो खादर बांगर तराई भाबर, वो 4 मैदान जानेंगे, तब मैं बताऊंगा कि तराई वाला क्षेत्र यहाँ पर निर्मित हो जाता है ना। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है जलोढ़ पंख। अब देखिए डेल्टा क्या चीज़ें होती हैं, तो जलोढ़ पंख और डेल्टा दोनों होते एक जैसे ही हैं, परंतु फर्क ये होता है कि डेल्टा बनेगा वहाँ जहाँ पर नदी समुद्र से मिलने वाली होती है, और जलोढ़ पंख बनेगा वहाँ जहाँ पर नदी पहाड़ों से नीचे उतर के आती है, यानी गिरिपाद वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर। ये देखिए ये नदी है और ये है समुद्र, और नदी आके समुद्र में यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर आके ढाल भी एकदम मंद हो जाता है और नदी की चाल जो है वेग भी मंद हो जाता है। इसकी वजह से जो नदी में जो गाद वगैरह होती है, जो अवसाद नदी बहा के लेके आती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती, इसलिए जहाँ तहाँ ये यहाँ पर इनको जमा निक्षेपित कर देती है, और इसकी छोटी छोटी वितरिकाएँ फिर आगे ऐसे बढ़ जाती है। ये वितरिकाएँ हैं इसकी नदी की, है ना। इस प्रकार से आगे देखिए ये जो है पूरा डेल्टा है इतना बड़ा, है ना।
ये समुद्र में आगे आगे, और जो महीन चिका मिट्टी और ये होती है वो समुद्र में आगे तक फैला देती है ये नदी, और थोड़ी मोटी गाद होती है वो यहीं पर इकट्ठा हो जाती है। तो ये होता है डेल्टा, है ना। यहाँ पर भी आके मिट्टी साथ लाती है नदी अपने साथ, जो गाद लेके आती है वो यहाँ पर इकट्ठा कर देती है जब समुद्र या सागर से जब नदी मिलती है। तो ये हो गया डेल्टा। तो डेल्टा और जल और पंख में फ़र्क समझ गए ना आप। होती एक जैसी चीज़ें हैं दोनों, परंतु बनने की जगह अलग अलग होती है, ठीक है ना। हाँ, तो जो भारी है वो समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया जाता, तो ये शंकु के आकार में वहीं पर फैला दिया जाता है। यही सब इसमें लिखा है। अब है बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्प रोधिका क्या होती है। किताब में तो देखिए आप पढ़ ही लीजिएगा, मैं आपको इसे ऐसे समझाता हूँ। बाढ़ का मैदान क्या होता है कि देखिए मान लीजिए ये अपनी नदी बह रही है, ठीक है, ये अपनी नदी बह रही है। तो नदी क्या होगा कि जब नदी में पानी कम होगा तो नदी सिर्फ यहाँ तक बहेगी, परंतु जब नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, बाढ़ का क्षेत्र जब होता है, तो नदी देखिए यहाँ तक, इतनी दूर तक फैल जाती है। यहाँ तक पूरी नदी में पानी बहेगा। आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, या आपने मोबाइल में समाचार में ऐसा देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो नदी जो है अपने बहाव क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। अगर आप में से कोई गंगा के किनारे वाला है या किसी नदी को आपने बहते देखा, उसमें बाढ़ आते देखा, तो आपको पता लगेगा कि जब नदी में पानी कम होता है तो नदी इतनी से बहती है थोड़ी दूर में ही, और जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है बाढ़ वाला क्षेत्र, बाढ़ के टाइम में, समय में, वर्षा क्षेत्र के वक्त, उसमें काल में, तो क्या होता है कि इतनी दूर तक नदी बहती है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये सब क्या है, ये वाला सारा क्षेत्र है बाढ़ का क्षेत्र, नदी का बाढ़ का मैदान है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नदी यहाँ तक बहती है, तो ये है बाढ़ का मैदान, है ना। यही तो मैं कल आपको जब नदी वेदिकाएं पढ़ाया था तब आपको बता रहा था कि एक समय में नदी यहाँ तक बहती थी, फिर एक बाद में यहाँ तक बहने लगी, है ना। इस प्रकार से यही बाढ़ का मैदान होता है ना। समझ में आ गया आपको बात। मैं आपको एक बार चित्र की सहायता से भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ समझिए आप, ये अपनी नदी बह रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये सामान्य काल में नदी इतनी सी बहती है, परंतु जब बाढ़ आती है नदी में तो नदी बहती है यहाँ तक, है ना। ये प्राकृतिक तटबंध है नदी के, और नदी बहती है यहाँ तक। ये सारे दूर में पानी, इतनी पूरी जगह में पानी बहता है, जल बहता है नदी का। तो ये है नदी के बाढ़ के मैदान। और जो आर्टिफिशियल जो फ्लड आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि यहाँ पर जो है बसावट कर ली जाती है, क्योंकि कई सालों से नदी में अगर बाढ़ नहीं आई तो लोग यहाँ पर बसने लगते हैं, और जब नदी में पानी ज़्यादा होगा तो नदी तो अपने पूरा क्षेत्र तक फैलाव होकर चलेगी वो, तो इसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। तो ये है फ्लड प्लेन यानी बाढ़ का मैदान। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अवस्था में नदी देखिए कहाँ इतने ऐसे विसर्प करती हुई बह रही है, परंतु जब बाढ़ आता है तो नदी देखिए यहाँ पूरे इस क्षेत्र में बहती है। तो ये जो सारा क्षेत्र है ये क्या हो गया, ये हो गया बाढ़ का मैदान। ये पूरा क्षेत्र है बाढ़ का मैदान के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलें, अब है प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। अब इसमें समझ लीजिए आप, यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ, एक मिनट जूम कर लूँ इस वाले चित्र में। यहाँ आप समझिए, यहाँ इधर, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, नदी अपनी बह रही है इस प्रकार से, विसर्प करती हुई नदी बह रही है। और विसर्प नदी कहाँ पर करती है, विसर्प नदी करेगी कहाँ पर, अपनी वृद्धावस्था में। हालांकि प्रौढ़ावस्था में भी नदी विसर्प करती है, मगर इतना नहीं जितना अगर देखा जाए तो वृद्धावस्था में करती है, क्योंकि यहाँ पर ढाल जो है वो मंद हो जाता है, इसलिए नदी जो है वो अभिलंब रूप से कटाव ना करके पार्श्व कटाव करती है। पार्श्व कटाव मतलब अपने आसपास के इस वाला क्षेत्र में नदी ऐसे बह रही है ना, तो ये वाले क्षेत्र में वो कटाव करेगी। तो नदी इस प्रकार से बहती है। तो ये जो इसका अवतल वाला क्षेत्र है, अवतल मतलब जो अंदर से धंसा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर तो नदी क्या कर देती है, यहाँ पर जमाव कर देती है, जो अवसाद अपने साथ लेके आती है। और जो उत्तल वाला क्षेत्र है, ये उत्तल वाला इसका जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये क्या कर देती है, निक्षेपण कर देती है। तो इस प्रकार से जो है ये प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं अपने आप ही। नदी का कोई यहाँ पर जाके प्राकृतिक तटबंध मतलब बाढ़ का जैसा बन जाता है, बाढ़ बन जाती है। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि क्यारी और धोरे अपने गांव में अगर होगा तो राजस्थान में तो देखिए होता है, जब पानी देते हैं तो एक प्राकृतिक एक तटबंध बनाया जाता है ताकि पानी जो है क्यारी से बाहर ना जाए। वैसे ही तटबंध जो है यहाँ पर कोई बनाना नहीं जाता, अपने आप ही बन जाते, यही होते हैं प्राकृतिक तटबंध। और ये विसर्पी रोधिकाएं मतलब देखिए विसर्प कई किसी ज़माने में किसी काल में इस यहाँ पर होता होगा, फिर इस प्रकार से होता होगा, ये विसर्प इस प्रकार होता होगा। तो देखिए ये जो बन जाते हैं यही विसर्पी रोधिकाएं होती हैं। और इसके जो आसपास का क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है बाढ़ का मैदान है। तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं वापस से, ठीक है। तो यही ये है क्या, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका। समझ में आ गया आपको। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ।
अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यही ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई ज़्यादा इसमें कठिन वाली चीज़ है नहीं है, ठीक है। वही है, जिस प्रकार अपरदन से घाटियाँ बनती है उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित हो जाते हैं। मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से निक्षेपण से बाढ़ के मैदान निर्मित हो जाते हैं। ये बाढ़ के मैदान जो है ना, ये निक्षेपण तो किया गया देखिए नदी के द्वारा, ये जो है ये गाद नदी इतने इलाके इकट्ठा किए हैं यहाँ पर, तो इनसे बाढ़ के मैदान बन जाते हैं, ठीक है। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के जो पदार्थ है पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं। तो ये कम वेग से बह रही है नदी यहाँ पर इसका, तो यहाँ पर जो है वो चीका, मिट्टी और गाद यहाँ पर मिलता है। और जब बाढ़ वाले पर पानी तटों पर फैलता है तो उस तल पर जमा ये हो जाते हैं, ठीक है। और ये सक्रिय बाढ़ के मैदान इस प्रकार से हो जाते हैं, है ना। सक्रिय बाढ़ के मैदान यानी जिसमें बाढ़ कंटिन्यूस आती रहती है। और कभी कभी आपने इस प्रकार की नदियाँ देखी होगी कि आपके दादा या पिताजी आपको कहते होंगे कि देखिए एक काल में ये नदी यहाँ तक बहा करती थी, अब उस वहाँ पर क्या है, खेत बना लिए गए हैं ना, वहाँ पर अब खेती करने लगे लोग, तो वो क्या है, वो असक्रिय बाढ़ के मैदान है ना। जब हम आपको बाढ़ के मैदान अब मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो देखिए अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक होता है खादर, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, खादर, फिर उससे होता है बांगर, तराई और भाबर। ये चार जो है नदी के मैदान हुआ करते हैं इस प्रकार से, इसी क्रम में होते हैं। तो ये जो खादर है, मान लो कि ये नदी जो है इस प्रकार से बह रही है, तो ये नदी के जो जस्ट पास वाला क्षेत्र है जहाँ पर सामान्यतया बाढ़ आती रहती है, ये मैदान, ये जो है ये मैदान होता है क्या, ये खादर वाला मैदान होता है। और इस नदी से मान लो इतनी दूर वाला क्षेत्र जहाँ पर किसी समय में बाढ़ आया करती थी, पुराने बाढ़ के मैदान है, ये वाला होता है बांगर क्षेत्र, ठीक है। और फिर मैं आपको बता रहा था तराई वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र होता है तराई, क्योंकि नदियाँ जो है यहाँ से अपने गिरिपात से नीचे उतरती है और यहाँ पर कोई एक धारा ना होकर गुम्फित रूप से नदी बहती है ना। बड़े बड़े पत्थरों के अंदर से नदियाँ यहाँ पर बहती है। अगर आपने गंगा नदी देखी हो उत्तराखंड से भी ऊपर की तरफ जाकर, तो आपको पता लगेगा, ऋषिकेश से भी ऊपर की तरफ अगर आपने जाके नदी देखी हो तो पता लगेगा कि किस प्रकार से पत्थरों में से थोड़ी थोड़ी धाराएं बह रही होती है। ये होता है तराई वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर जो है थोड़ा पानी भरा सा हुआ रहता है। और उसके ऊपर वाला क्षेत्र जो आता है वो होता है भाबर वाला क्षेत्र, जहाँ से मोटे मोटे पत्थरों में से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकल के बहती है और पता ही नहीं लगता कि नदी है कि क्या है, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रीम्स बह के एक जगह जाके मिलती हैं, तब जाके वो आगे नदी बनती है। तो ये वाला होता है भाबर वाला क्षेत्र, है ना। तो इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है खादर वाला, ये क्षेत्र जो है ये सक्रिय बाढ़ के मैदान माने जाते हैं। सक्रिय बाढ़ के मैदान ये माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली बाढ़ जो है वो आती रहती है। यही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। फिर है प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका। तो ये मैं आपको जिस प्रकार से बता दिया, ये विसर्पी रोधिकाएं हैं और ये प्राकृतिक तटबंध जो है नदी के आसपास में खुद ही बन जाते हैं। कोई नदी अपने एक क्षेत्र से होकर गुजरती है ना, कहीं अपनी सीमा में रहती है, तो वो सीमा कौन बनाता है, वो प्राकृतिक रूप से ही बन जाते हैं। वहाँ पर नदी आके अपना गाद और अवसाद इकट्ठा कर देती है, तो वही है प्राकृतिक तटबंध। अब आता है नदी विसर्प। तो नदी विसर्प जो है वो क्या होता है, जब नदी इस प्रकार से सांप के जैसे बहती है ना इसे, तो ये है नदी विसर्प। उससे सांप से आया था, विसर्प सर्प से ही। तो यहाँ से मियांडर करती हुई बहती है नदी, तो यही होता है नदी विसर्प। और ये नदी विसर्प कब करती है, नदी जब विसर्प करेगी जब वहाँ पर उसका ढाल जो है वो मंद हो जाएगा और नदी में वेग भी जो है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से नदी जो है वो इस प्रकार से अभिलंब रूप से कटाव नहीं कर पाती है और अपने पार्श्व कटाव करती हुई आगे बहती है। तो ये पार्श्व कटाव ही क्यों करती है, कोरियोलिस जो बल होता है ना, उस कोरियोलिस बल की वजह से नदी पार्श्व कटाव करती है। किसकी वजह से, कोरियोलिस बल जो है उसकी वजह से नदी पार्श्व कटाव करती है। अब आप कहोगे सर ये कोरियोलिस बल किस चिड़िया का नाम है। देखिए अपनी पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से चपटी है और ये पृथ्वी जब घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसकी वजह से एक बल जो है उत्पन्न होता है। वही बल जो है वो होता है कोरियोलिस बल। मैं जब आपको पृथ्वी की देशांतर और ये रेखाएं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कोरियोलिस बल के बारे में बताया था। और ये जो है ध्रुवों पर सबसे ये जो है वो ज़्यादा होता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर कोरियोलिस बल जो है वो कम होता है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सबसे ज़्यादा
होता है। तो कोरियोलिस बल की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही जो है ये जल भी इस प्रकार से घूर्णन करते हुए आगे चलता है, जल भी इसका फॉलो करता है, और जो पवनें होती हैं वो भी कोरियोलिस बल की वजह से ही घूर्णन करती हुई बहती है। जब मैं आपको ये पवनों वाला चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा तब ये आपको मैं बताऊंगा इस प्रकार से, है ना। तो मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, इस वजह से क्या होता है, नदी विसर्ग बनता है और तटों पर जलोढ़ का अनियमित और असंगठित जमाव हो जाता है, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों पर बढ़ जाना। यानी देखिए यहाँ पर अनियमित ये बढ़ गया, इसकी वजह से नदी पार्श्वों पर दबाव बढ़ जाता है, इसलिए कटाव क्या करेगी, इधर से कटाव करना शुरू कर देगी। और तीसरा प्रभाव जो है ये कोरियोलिस बल की वजह से नदी विसर्ग करती है ना। आपको मैं एक बार चित्र भी दिखा दूं नदी विसर्ग करते का। ये देखिए नदी विसर्ग का इस प्रकार से नदी विसर्ग करती हुई आगे बहती है ना। ये देखिए वास्तविक फोटो है, यहाँ पर एक नदी है जो कि इस प्रकार से विसर्ग करती हुई आगे बह रही। नदियाँ वास्तविकता में जब अपने वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, जब नदी का जो ढाल जो है वो मंद पड़ जाता है और जो है जल का उसे बहाव भी कम हो जाता है, तो इसी प्रकार से वो बहती है। क्योंकि अब ये अभिलंब रूप से जो है वो वर्टिकल रूप से कटाव नहीं कर पाएगी, अपर्दन नहीं कर पाएगी, इसलिए ये क्षैतिज रूप से इस प्रकार से कटाव करती है, अपने पार्श्व कटाव करती हुई आगे बहती है। ठीक है, कोरियोलिस बल की वजह से ये कार्य होता है। अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक छाड़न झील बता दूं। छाड़न झील, ये छाड़न झील जो मैंने बताया था ऑक्सबो लेक क्या होती है, देखिए ये है छाड़न झील या ऑक्सबो लेक। होता क्या है कि नदी ऐसे विसर्ग करती हुई जब आगे बहती है तो एक काल में ये विसर्ग इस प्रकार से आगे बढ़ता है परंतु समय के साथ नदी अपना कोर्स, अपना मार्ग परिवर्तित करती है और ये जो है विसर्ग इधर से ना जाके ये विसर्ग जो है यहीं से इस प्रकार से सीधा आ जाता है और ये जो छोड़ा एक चापाकार क्षेत्र बच जाता है जिसमें पानी भरा हुआ रह जाता है। ये एक गोखूर के तौर पर या एक झील के तौर पर ये एक चाप झील या इसे ऑक्सबो लेक या छाड़न झील कहते हैं। तो इसके बारे में अगर पूछा जाए कि छाड़न झील या ये क्या होता है तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलें समझ में आ रहा होगा वैसे आपको। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ये देखिए इस प्रकार से नदी जो है वो विसर्ग करती हुई आगे बढ़ रही है। ये विसर्ग रोधिका अपने आप यहाँ इकट्ठा हो जाती है। ये विसर्ग रोधिका बन गई क्योंकि नदी कटाव कहाँ से करेगी, यहाँ से करेगी। जो उत्तल क्षेत्र है, उत्तल मतलब जो बाहर का क्षेत्र, ये उत्तल और उत्तल लेन सामने पड़े होंगे ना, हाँ तो वही उत्तल। ये जो बाहरी क्षेत्र है जो बाहर की तरफ जो धसा हुआ है वो अवतल है ना। तो उत्तल पर ये क्या करती है, कटाव, और अवतल क्षेत्र में क्या कर देती है, अवतल वाला जो इसका भाग होता है वहाँ पर ये क्या कर देती है, जमाव कर देती है। तो यहाँ पर देखिए यही चित्र यहाँ पर मैंने जूम करके लगाया हुआ है। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है इस प्रकार से ये एक समय में, एक काल में इस प्रकार से ये नदी विसर्ग करती हुई बहती है, परंतु कालांतर में ये नदी जो है अपना विसर्ग उसको परिवर्तित कर देती है, अपना मार्ग, और इस प्रकार से बहने लगती है। तो जो ये चापाकार क्षेत्र रह गया, ये छाड़न झील, चाप झील या ऑक्सबो लेक इसे कहते हैं। यही यहाँ पर समझने वाली बात है। तो हमने नदी के अपर्दन से बनने वाले हमने देख लिया, बी आकार की घाटी, हमने कैनियन देख लिया, हमने गोर्ज देख लिया, फिर हमने देखा था प्लंज पूल्स क्या होते हैं, फिर पॉट होल्स क्या होते हैं हमने देख लिया। अब फिर हमने नदी के अपर्दन के बाद में हमने देख लिया कि निक्षेपित होने से कौन से बनती है, जलोढ़ पंख बनते हैं, डेल्टा बनते हैं, है ना, डेल्टा देख लिया। फिर ये छाड़न झील हमने देख ली, है ना, विसर्ग रोधिका हमने देख ली। इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे भौम जल के द्वारा जो है उसके अपर्दन से कौन सी चीज़ें, कौन से भूआकृतियों का निर्माण होता है, और भौम जल के निक्षेपण से वहाँ पर कौन कौन सी भूआकृतियों का निर्माण, ये हम देख लेते हैं। तो भौम जल का अर्थ मैं आपको एक बार बता दूं। भौम जल का मतलब है कि भूमि में जो अपने यहाँ जल मौजूद है, भूमि में तो अपने यहाँ जल मौजूद है ना, जो ट्यूबवेल की सहायता से हम बाहर निकालते हैं, तो वही क्षेत्र जो है अपना भूमि के तल से ही वो रिस कर नीचे जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ पर चट्टानें मजबूत होती है वहाँ पर तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, परंतु जिस क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टानें होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी वाली जो चट्टानें होती है, वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और कार्बन की वजह से वहाँ पर क्या होता है, उनका आप कह सकते हैं कि अपर्दन होने लगता है, उनका अपक्षय होने लगता है, चट्टानों का जो मौजूद होती है अपनी भौम जल भूमि के अंदर, और उसके वजह से वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो कास्ट आकृतियाँ होती हैं उनका निर्माण होता है ना। वो कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो ये कास्ट आकृतियां का इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एड्रियाटिक सागर जो है ना, वहाँ पर बाल्कन कास्ट का एक क्षेत्र है। बहुत मतलब वो पूरे क्षेत्र में बहुत सारी चट्टानें ही
मतलब पूरी गुफाएं बनी हुई हैं इस प्रकार से ही। वो मैं आपको क्षेत्र एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये है एड्रियाटिक सी, ये है अपनी इटली, है ना, एपिनीज यहाँ पर है कि पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पर देखिए है एड्रियाटिक सी। समझ में आ रहा है आपको बात। और ये एड्रियाटिक सी जो है ये इटली है, ये एड्रियाटिक सी किसका भाग है, ये एड्रियाटिक सी पूरा भाग है भूमध्य सागर का ये भाग है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मौजूद है पूरा कास्ट क्षेत्र। इस प्रकार की गुफाएं वहाँ पर बनी हुई है, पूरी चूना पत्थर की पूरी बड़ी बड़ी गुफाएं वहाँ पर बनी हुई है, कंदराएं बनी हुई हैं, इसलिए इसको कास्ट जो है वो स्थलखंड इसका नाम दे दिया गया है। यहाँ पर समझने वाली बात हमें यह है, पूरे में इसमें यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो चूना पत्थर वगैरह होता है वो वहाँ पर उनका अपरदन हो जाता है। अब देख लेते हैं इनकी वजह से कौन से अपरदित स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पूल्स, घोल रंध्र यानी सिंक होल्स, लेपीस और चूना पत्थर के चबूतरे वगैरह वहाँ पर लाइमस्टोन पेवमेंट वगैरह बन जाते हैं। अब मैं आपको यह समझाऊंगा चित्र की सहायता से। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आइए, देखिए इस प्रकार से क्या होता है, ये पूरी आप देखिए पूरा स्थल है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, कोई वो वाली बात नहीं है, पर अंदर देखिए ये चूना पत्थर की बनी हुई चट्टानें हैं। इसमें क्या होता है कि पानी यहाँ से रिस रिस के जब अंदर जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट का ये सब बना होता है चूना पत्थर का, उसकी वजह से ये क्या होता है पिघलना शुरू हो जाता है, यानी अपरदन इनका शुरू हो जाता है। और अंदर देखिए इस प्रकार से अनेक प्रकार के स्थलाकृतियाँ निर्मित हो जाती हैं। ये पानी एक प्रकार से अंदर घुसता है और अंदर फिर भूमि में चला जाता है और गायब हो जाता है, तो फिर एक क्षेत्र से ये बाहर निकल जाता है ना। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है सिंक होल्स, घोल रंध्र। घोल रंध्र का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार से, ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये इस प्रकार से कील नुमा इस प्रकार से ये बन जाते हैं क्षेत्र वहाँ पर इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से ये क्षेत्र वहाँ पर चूना पत्थर में शुरू में इस प्रकार से बन जाते हैं थोड़े थोड़े, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पॉट होल्स देखे थे ना, उसी प्रकार से ये सिंक होल्स जो घोल रंध्र हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और ये जब घोल रंध्र एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा वहाँ पर बड़ा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये सिंक होल लेक वगैरह का निर्माण वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि ये देखिए धरातल पर सब कुछ हो रहा है ये वाला, और ये सब इस प्रकार से बन जाता है। अगर बहुत सारे सिंक होल एक जगह मिल जाए और ये इस प्रकार से पूरा शार्प बन जाए ये आकृति इसकी, तो वो हो जाती है लेपीज, है ना। और ये फिर देखिए अगर ये सब एक जगह मिलके सारे घोल रंध्र और इतना बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र घेर ले तो ये और ये अंदर धंस जाए, है ना, उसकी वजह से वहाँ पर गुफाओं का निर्माण भी हो जाता है ना। इस प्रकार से देखिए ये सब चीज़ें आपको दिख रही होगी यहाँ पर, है ना। ये लाइमस्टोन चूना पत्थर की ये सब बनी हुई ये सिंक होल है। ये छोटे छोटे घोल रंध्र इस प्रकार से हुआ करते थे, ये टूट गए और यहाँ पर देखिए पूरा ये चट्टानें यहाँ पर नीचे गिर गई, है ना। और ये स्टेलेक्टाइट्स होते हैं एक, और स्टेलेक्माइट होते हैं। स्टेलेक्टाइट मतलब होता है कि ये चूना पत्थर है, ये क्या होता है पानी के साथ मिलकर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलकर ये क्या होता है कि नीचे की तरफ ये अपरदन होकर टपकने लगते हैं, और जो पानी तो वाष्पित होकर उड़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर वो इस प्रकार से वहाँ पर ही जमना शुरू हो जाता है, वापस से निक्षेपित होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना शार्प कील नुमा आकृतियाँ वहाँ पर ऊपर की तरफ लटकती हुई बने तो वो स्टेलेक्टाइट है, और वो नीचे से अगर जमती इस प्रकार से बनना शुरू हो जाए इस प्रकार से तो वो स्टेलेक्माइट कहलाती है। और अगर ये दोनों जुड़ जाए तो वो क्या होता है, वो स्तंभ कहलाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये घोल रंध्र छोटे छोटे ऐसे इस प्रकार से बन जाते हैं गड्ढे से, फिर ये सब एक साथ मिल जाते हैं, टूट जाते हैं। ये देखिए गुफाएं हो गई, ये ऊपर की तरफ लटकता हुआ निक्षेपित होकर इस प्रकार से बन गया तो वो स्टेलेक्टाइट है, और नीचे से जमता जो है इस प्रकार से बना वो स्टेलेक्माइट है। और जब ये एक दूसरे से मिल जाते हैं तो ये स्तंभ यहाँ पर इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए घोल रंध्र ये यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है ना। ये इस प्रकार से पूरा बने होते हैं इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से पूरा बने होते हैं यहाँ पर। फिर जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो इसे युवाला कह दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे घोल रंध्र मिल गए तो एक प्रकार से पूरी बड़ी सी घाटी के दौर से ये दिखाई देनी लगती है पूरा, है ना। इसको कह देते हैं युवाला, घाटी सिंकिया युवाला इसको कह देते हैं। यही चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है, यही चीज़ें यहाँ पर लिख के समझाई गई है। आपको अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन कहा जाता है। देखिए ये ध्वस्त हो गए पूरे, ये घोल रंध्र थे इस प्रकार से ये ध्वस्त होकर नीचे गिर गए, ये हो गया डोलाइन। इसको क्या कह दिया, डोलाइन इसे कह दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से
या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयां बन जाती है इस प्रकार की। देखिए यहाँ पर जो दिखाई गई है, इस प्रकार की तंग घाटियां बन जाती है ये, है ना, क्योंकि ये जो है एक जगह मिल गई, ये गोल्डन एक जगह मिल जाते हैं, इन्हें क्या कह दिया जाता है, युवालास इन्हें कह दिया जाता है। और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले और नुकीले कटक जो है बन जाते हैं तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, उन्हें कह दिया जाता है लेपीज। कटक मतलब इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के नुकीले बन गए पूरे क्षेत्र में, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते तो ये क्या हो गया, एक लेपीज इनको कह दिया जाता है। इस चित्र की सहायता से आपको अच्छे से समझ में ये आएंगे। मेंस में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आपसे सिर्फ प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि स्टेलेक्टाइट क्या होता है, स्टेलेग्माइट क्या होता है। और देखिए पीसीएस वगैरह, चाहे वो यूपी पीसीएस हो गया, आरएएस का हो गया, इसमें ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। और वैसे भी आपको अर्थ तो समझ में आना ही चाहिए कि स्टेलेक्टाइट क्या होता है, स्टेलेग्माइट क्या होता है, और इनका निर्माण कहाँ होता है, जहाँ चूना पत्थर की कंदराएँ, चूना पत्थर के जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर इनका निर्माण हो जाता है ना। यहाँ पर दिया गया कंदराएँ, तो ये कंदराएँ क्या होती है कि जब बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो नीचे से धंस जाता है या नीचे से उसका क्या कहते हैं कि नीचे से उसका अपर्दन हो जाता है पूरा, उसकी वजह से देखिए ये खोखला इस प्रकार से आकार बन जाता है अंदर से, है ना, कि ऊपर से धरातल पे तो दिख रहा है परंतु अंदर का ये जो चट्टानें थी चूना पत्थर की, ये अपर्दन होके बह के निकल जाती है। एक मुंह होता है इनका, उधर से पानी के साथ बह के निकल जाते हैं। यहाँ का जो चूना पत्थर की चट्टानें होती है वो, तो जो क्षेत्र बच जाता है वो क्या होता है, कंदराएँ, गुफाएं, अगर सही शब्दों में कहें तो गुफाएं वो बन जाती है, ठीक है ना, उसे ही कहते हैं कंदराएँ। और ये पूरे टनल इस प्रकार से बन जाती है। आगे देखिए इस चित्र में आपको समझ में आएगा, ये पूरी देखिए ये जो है ना वो पूरी टनल के जैसे बन जाती है, ये जो है ये कंदराएँ, गुफाएं कहलाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप में आपको स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और स्तंभ बताया गया। तो मैं यहाँ पर नया पेज लेके आपको बता देता हूँ कि देखिए इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब चूना पत्थर के साथ मिक्स हो जाती है तो ये पिघलने लगता है, यानी अपर्दन इसका होने लगता है। इसे तभी तो जब समुद्रों में ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं वो जीव जो जिनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है वो मरने लग जाते हैं, क्योंकि वो उनका अपर्दन होने लगता है उस शेल का, वो मरने लग जाते हैं। जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊपर से जमते जमते ये यहाँ पर अगर जम जाए तो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा बन गया है, यहाँ पर मैं आपको फिर से समझाता हूँ। इस प्रकार से ये जम जाती है ऊपर से नीचे की तरफ लटकती हुई, तो ये होता है स्टेलेक्टाइट। और अगर ये नीचे से जमता जमता जाए इस प्रकार से ऊपर तक तो ये हो जाता है स्टेलेग्माइट। ये स्टेलेग्माइट हो गया, ठीक है। और अगर ये जो है ऊपर से आते आते और नीचे वाला दोनों इस प्रकार से ये अगर मिल जाता है तो ये स्तंभ का निर्माण कर देते हैं ना। तो ये स्तंभ है, ये स्टेलेक्टाइट जो ऊपर से नीचे की तरफ लटक रहा है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है वो क्या हो गया, स्टेलेग्माइट। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है यहाँ से बस, है ना। अब जो है कल का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे हिमनद जो है उसके हिमनद के अपर्दन से और हिमनद के निक्षेपण से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे। हिमनद मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर जो होता है उसे कहते हैं हिमनद। तो उसके जो है अपर्दन से और उसके निक्षेपण से कौन सी भू-आकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में हम जानेंगे, है ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना एक चैनल है, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको अगर समझ में आया हो चित्र की सहायता से, और मेरे पढ़ाने के अंदाज अगर आपको पढ़ाने का अंदाज आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो कि सर आप तेज़ पढ़ाते हो कि धीरे पढ़ाते हो, किसी भी प्रकार से आपको सलाह देनी हो या किसी पढ़ाई से संबंधित या आपकी स्ट्रैटेजी से संबंधित आपको कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।